अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नया वजीर आजम कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा। 336 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला कामयाब होगा और शहबाज शरीफ और उमर अय्यूब इस वक्त इंतखाबी दंगल में मौजूद हैं, जबकि 9 मार्च को सदर मुमलिकत का इंतखाब होगा और उस दौड़ में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई इस वक्त मैदान में हैं, जो बड़ी प्रोमिनेंट जो पोजीशंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और सूरत हाल आगे किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से ये जो आप समझ लें कि ट्रांजिशन है पार की असम्बलियों के मुंतखब होने की, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं और पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। बात यह है कि इसकी कबूलियत आवाम में कितनी होगी और कितने अहम चैलेंजेस इस वक्त नौमुंतखब हुकूमत के लिए हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में अली अक मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया गुजर साहब आपका। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। ये बताइए कि अब इंतहाई तेज़ी से मराहिल जो हैं वो तय हो रहे हैं। नई असम्बली, कानून साज असम्बली जो है वो फॉर्म हो गई है और अब सदर और वज़ीर आज़म इनके इंतखाब रह गए। ये बताइए कि PDM, यही कहा जा रहा है कि PDM 2 मोर और लेस इट्स ए PDM 2, जबकि PDM 1 का तजर्बा कोई बहुत अच्छा या मिसाली नहीं था आप लोगों का एक साथ काम करने का, क्योंकि उसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई जैसे अहम मसले से अपने आप को डिस्टेंस किया और सारा खाता जो है वो मुस्लिम लीग नून के उसमें महंगाई आई और इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ भी पाया जा रहा था हुकूमत लेने में। किस तरह से लेकर चलेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं और पूरी कौम भी सारी चीज़ों को जानती है अभी कि PDM बनी थी। वो PDM के जब बनने से पीछे जो हालात जो थे, 2-4 साल के जो हालात रहे पाकिस्तान के, वो भी आपके सामने भी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ को अगर उसका जायज़ा लिया जाए, उसको पढ़ा जाए, 14 अगस्त 1947 से लेके 25 जुलाई 2018 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 1-4 साल की एक तारीख और 70 साल की तारीख को आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ों को आ जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें बट अब तो वही लोग है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा वो PDM की बात थोड़ी सी गुजार लिए ना। हाँ, मैं उस पर ये सिर्फ आपको सिर्फ बता दूं कि लोगों को पता रहे कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए लोग सब जानते हैं, लोग जानते हैं। लोग अगर जानते हो तो फिर उनको पता होना चाहिए था कि 25 जुलाई 2018 से पहले 35 रुपए किलो का आटा था, पेट्रोल की कीमत आपको वो पता थी, 165 रुपए था, चीनी की रेट थे। लेकिन मैं अर्ज करना सर, मैं बिल्कुल उसके बाद वो जो तबाह हाल पाकिस्तान था, डॉलर के रेट क्या थे, बैरूनी कर्जे कितने थे, हमारे रिजर्व की क्या सूरत हाल थी, पूरे तमाम चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे भी, तो पाकिस्तान बिल्कुल नीचे जा रहा था गिरावट की तरफ। लेकिन उसको देखते हुए PDM बनी। PDM के जो 16 माह थे वो पिछले 47 सालों के, बल्कि 75 साल के ऊपर जो बहुत भारी थे। एग्रीड मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, अगर उसके ऊपर PDM ना आती, मियां शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ना बनते, तो फिर और तबाही हो जाती। आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन अगली बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो PDM मौजूद थी, उनका अपना अपना एक एजेंडा है, अपना अपना एक मंशूर है, अपनी एक रख रखाव जो है मामला है। उन्होंने अपनी बात अवाम को उन्होंने बतानी थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी बात करनी थी, मुस्लिम लीग नून अपनी बात कर रही थी, MQM अपनी बात करेगी, क्योंकि लोगों ने सियासत करनी है और सारे गुनाह तो अपने ऊपर नहीं ले रहे थे। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वो तमाम बुराइयों को अपने सर लिया, लेकर उसकी हमने कीमत भी अदा की है। हमने उसकी सारी चीजें हमने कीमत अदा की है। अदा करने के बाद हमें इसके ऊपर कोई दुख नहीं है लेकिन कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए हम जो काम करना जा रहे हैं बन रही है, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो वजारतें हैं जो उसमें पीपल्स पार्टी अभी मौजूद नहीं है। उसने अपने आईनी ओहदे अपने पास रखे, थोड़ा सा सेफ गेम कंसिडर किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखें, वो पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से वो समझती है कि हमें कहाँ से पिछले भी उन्होंने 15-16 महीनों में जो किया था, उस सारे के सारे हिस्सेदार थे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो अपना अपना जिनका जो किरदार था उन्होंने पूरा अदा किया। लेकिन बदनाम नून ने ली थी, तो हम उस पर कोई परेशान नहीं है। ये होता है, हम अपने मुल्क हमने इस वजह से किया, हमने इस वजह से पिछली दफ़ा भी हमने PDM जब बनी थी उस वक्त किया था कि हमने अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए हमने कंप्रोमाइज़ करना था। सियासत तो चलती रहेगी, हमारा घर
रहेगा पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हम हैं, सब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस मुल्क का फ्यूचर, हमारे कौम का फ्यूचर इस पाकिस्तान के साथ है। तो आप इसको रियलाइज करते हैं कि आगे बहुत सख्त जी फैसले बिल्कुल हैं, बिल्कुल मौशी हम फैसले बहुत सख्त बिल्कुल होंगे। हम रियलाइज करते हैं कि ये फैसले सख्त होंगे, मामला खराब, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई जिस तरह से पहले हुई और बढ़ती गई है, इंशाल्लाह हमारी टीम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मियां मोहम्मद नवाज साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा सारा बैठकर पीछे एज ए कायद उन्होंने काम शुरू कर दिया है, अपनी तंजीम को भी, पार्टी को भी, अपने लोगों को भी, ज़िम्मेदारों को सबको देख के काम शुरू कर दिया हमने। लेकिन उसकी बेशक शुरू कर दिया होगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि आगे हालात बहुत मुश्किल हैं, IMF प्रोग्राम मौजूद है और उसमें अगर कोई बात करता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और तनख्वाहों में डबल इजाफा कर देंगे और दूध की नहरें बह जाएंगी, तो नहीं ये देखिए, अच्छा नहीं देखिए, ये IMF में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे हालात तो पीछे से चलते आ रहे हैं, 5 साल से 6 साल आपका 7वां शुरू हो गया है, हालात तो इसी तरह से रहे हैं। इसकी वजह, बुनियादी वजह तो सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो IMF तो चलाते हुए पाकिस्तान में तो ये हमने तो IMF को हमने तो फारग कर दी। तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब 2018 से पहले थी, 17 में जब वो थे, तो हमने तो लेकिन वो इस्लाहात तो आपने नहीं की थी ना। वो जो IMF इस्लाहात कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, आप हर तबका फ़िक्र से जो है वो टैक्स वसूल करें, एग्रीकल्चर इनकम जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए वो टैक्सेशन के ऊपर नहीं आते, होल सेलर रिटेलर का बहुत बड़ा तबका जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक समझ लें पॉलिटिकल कैपिटल है। वो लोग IMF तो कहता है आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें। हमने तो पूरी कोशिश की थी 2017 से, जब हम 13 में आए तो हमने तो शुरू कर दिया था सारा सिस्टम ठीक करने के लिए, लेकिन फिर उसको तो चलने नहीं दिया गया। 2017 में मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से उतारा गया, जिस तरह से पाकिस्तान को, नहीं तो अभी आप बताइए, आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। देखें जहां भी जरूर एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे जो होलसेलर जो हैं, जो हमारे ताजर बरादरी है, उनके ऊपर भी जहां टैक्स होगा तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? अगर टैक्स हम नहीं देंगे तो सर यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हम करेंगे लोगों की हुकूमत, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, मैं PTI की भी कर रहा हूँ। पिछली दफा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब पिछली दफा थे मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो उन्होंने तो शुरू करवाया था, लेकिन पूरी कौम ने एहतजाज शुरू कर दिया। लोगों ने डार साहब ने वो भी इंशाल्लाह इस दफा आप आ रहे हैं तो फिर डार साहब देखेंगे। डार साहब हम तो सारी जगह पे जहां तोहफा दिया हुआ है। डार साहब की लेगेसी जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की है। वो आप झुंझुना इतने अरसे से हम बजाते चले आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे फाइलर से आप लेंगे 100 रुपए और नॉन फाइलर से लेंगे आप 300 रुपए। मैं एक बात कह रहा हूं, क्यों लेंगे? कि इसलिए कि वो टैक्स नेट के अंदर आ जाए, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना। लेकिन वो नॉन फाइलर 300 की जगह 400 रुपए देने के लिए तैयार है कि वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आएगा और रेवेन्यू जो है वो नॉन फाइलर से ज्यादा बन रहा है। ये देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। फाइलर और नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट जो है ये खत्म होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई प्रॉपर जिसका बिजनेस नहीं होता, वही लोग नॉन फाइलर है ना, जिनके पास एक बंदे के पास कोई ऐसा रेगुलर ऐसा इनकम टैक्स जो भरने का, आपकी होलसेलर रिटेलर कम्युनिटी चले जाए जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। देखिए पिछली गवर्नमेंट ने भी पिछली दफा हमने कोशिश की थी कि लोगों को हम टैक्स नेट में लाएं, टैक्स नेट हमने काफ़ी बढ़ाया था उसमें से, लेकिन आप फिर दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टैक्स नेट को बड़े से ज़्यादा और ब्रॉड लेवल पे काम किया जाए और लोगों को उस पर कन्वेंस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आगे टैक्स देना होगा उसमें से। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ज़ाहिर है कि वो सारे मामला तो चलते रहेंगे, जो गवर्नेंस का मामला होगा पंजाब में हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो बहुत एक्टिवली, क्योंकि उनके लिए आदाब जो हैं वो एक शहबाज शरीफ जो है एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी एक लेगेसी है। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी जो है वो बहुत एक्टिव रहे और अब मरियम नवाज जो है उनको उसको वो देखना है। और महंगाई के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पर, जो इनिशियली 3-4 दिन के ऊपर हम बातें हैं जी। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बेसिकली, महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल वगैरह। सिंध में ऐसा आप गो के हुकूमत नहीं है सिंध में आपकी, लेकिन प्रेजेंस तो है ना सिंध में। यहाँ हुकूमत सिंध से क्या आप खैर की तवक्का कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल ऐसी है कि सिंध हुकूमत को पूरे चारों सूबों को चाहिए। 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात जो हैं आपको फिनांस के भी और सारे मामला जो है सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात और सूबों की वो जिम्मेदारी बनती है, वो पंजाब, सिंध, KPK या बलूचिस्तान हो, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान कोई भी जगह पे जहाँ पे लोगों को
बेसिकली तो लोग वोट इसीलिए देते हैं कि उनके मसाइल हल होने चाहिए। अपने लोगों को इलेक्ट कर लेकर करवाते हैं और उनको ला के आगे भेजते हैं कि उनके मसाइल को हल करें। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा इकॉनमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब है। उसके बाद महंगाई का जो जिन जो है वो पूरे मुल्क को, सब लोगों को खा रहा है। उसमें से हमारा मुस्लिम लीग नून का टारगेट सबसे पहला ये है कि हमने इकॉनमी को ठीक करना, उसके बाद महंगाई को कम करना। दो बड़े हमारे सब्जेक्ट हैं। इंशाल्लाह जिस तरह से हमने इसके लिए बड़े सख्त फैसले करने सख्त होंगे। फैसले ये आवाम करेंगे पिसेगी इसमें। नहीं, आवाम को देखें, हमने आवाम को पिसना नहीं है, पिसने से बचाना है आवाम को। हमने तो उन लोगों से वहाँ से जहाँ पे भी ये टैक्स नहीं आ रहा, जिनका सबसे पहले ऑस्टेरिटी जो है ना वो हाउस की तरफ से आती है सर। आपको वजारतें कम करनी होंगी, मखलूत हुकूमत में तो आपको बांटना पड़ती है। उसमें देखें, मैं आपको बताऊं कि ये वजारतों से कभी भी मुल्क तो नहीं, उसके खर्चे कम करने से तो नहीं होंगे ना कि आप वहाँ पे खर्चे आपकी बड़ी गैर जरूरी वजारतें, आपके गैर जरूरी महकमे, वो बात आपकी दुरुस्त है, मेरी सुने। आप जो कह रहे हैं आपके मौक़िफ़ में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन महकमों को खत्म करने से, वजारतें खत्म करने से इस मुल्क मर्ज करेंगे। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको मर्ज करने की बात कर रहा हूं। कम से कम उनका जो इतना बड़ा जो दायरा है उसको कम करके एक्सपेंसेस कम करेंगे। लेकिन यहाँ से चोरी हो रही है, यहाँ से टैक्स जो नहीं आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो आप ही लोगों ने चलाना है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। वहाँ पे हमें उसको सख्ती करनी होगी और उस टैक्स लेकिन अभी मिसाल के तौर पे मैं सिंध की बात कर दूं, उसी में से इंशाल्लाह सिंध से भी यही उम्मीद है कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उसकी भी रहनुमाई उनकी पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, सारी क़यादत कर रही है। जैसे पंजाब में मरीम नवाज साहबा की मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की सरपरस्ती में वो काम करेंगी वहाँ पे, तो यहाँ पे भी उनको भी चाहिए, सिंध वालों को भी, कि वो भी आवाम को रिलीफ दें और लोगों के जो बुनियादी काम है, जहाँ के जो उनके जो बुनियादी काम जो है, जो 70-75 साल में अभी तक कराची जैसे शहर में नहीं हो सके आज तक भी, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं, कराची जैसे शहर में। आपका जो मुआहदा हुआ है अभी, लेकिन वो भी हल करें और दूसरी चीज़ों करें। कैसे हल करेंगे? वो तो जाहिर है कि कहा जा रहा है कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे तो आप जाके अमेंड करेंगे ना। 140 आर्टिकल की जो बात की जा रही है, जिलाई हुकूमतों में फंड्स की तकसीम के हवाले से। नहीं, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। देखें, वो तो आगे चलेगा, वो तो एक आईनी मामला है। वहाँ पे वो जब 2/3 मेजॉरिटी में जो पार्टी होगी, जो भी मिलकर करेगी, हमने ये बात की है, हमने एमक्यूएम वालों से भी ये कहा है उनसे कि हम भी चाहते हैं, एमक्यूएम भी चाहती है और दूसरे लोग भी चाहते हैं, लेकिन जिनके मफादात होंगे वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि भाई यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये कानून होना चाहिए कि जब वफाक ने 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को पैसा मिल रहा है तो सूबों को भी सारा पैसा खुद काबू करके अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। जो जिनका हक बनता है वो अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें मेयर उनका भी आज मेयर उनका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें बुनियादी काम हमें कर देने चाहिए कि जो कौम के अपने शहरों के, अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल कर। पूछ रहा हूं कि एमक्यूएम जो है वो इसी, अच्छा अब ये कहा जा रहा है सिंध की गवर्नरशिप प्लस 2-3 वजारतें वगैरह। मेरा बात यह है कि जनाब आप सबको जब साथ लेके चलने की पॉलिसी होती है ना, सबको खुश रखने की पॉलिसी, काम वहीं पे खराब होता है। आपको बहुत अच्छी अंदाजा होगा इसका कि जनाब आपने बांटना है, सबको खुश रखना है, और हम एक तरफ बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, कैसे मुमकिन हो? नहीं, देखें, खुश रखने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करते फिरेंगे। देखें, आप खुश रखने का मकसद आपको प्रॉपर आपके गवर्नमेंट में हिस्सा हमने देना है। एमक्यूएम को हम चाह रहे हैं कि कराची का हिस्सा होना चाहिए, वहाँ पे कराची के लोगों की आवाज़ है, जो लोग हैं उनकी, नहीं मैं कह रहा हूँ उनको होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई हम यहाँ से अगर किसी को साथ रख के लेके चलेंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे। तो मकसद ये तो नहीं कि कोई अपनी मर्जी करते फिरेंगे। हम वफाक में आप हैं, जाहिर है हुकूमत है, पंजाब आपके पास है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है, जाहिर है हमारी वहाँ ही हम इकट्ठे हैं वहाँ पे। ओके, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से है, क्योंकि जब आप विफाक की बात करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम की बात करते हैं, तो सारे सूबे जो हैं वो एक इकाई में पिरोए होते हैं ना, तो वहाँ से कुछ क्या मूड लग रहा है? नहीं, कोई ऐसी मूड नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, 2013 में भी वहाँ पे KPK में भी जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलके वहाँ पे हुकूमत बना सकती थी उस वक्त। अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़िया क्लियर कट कहा कि जिसने ज़्यादा सीटें जीती हम उनको दावत देंगे कि वो हुकूमत बने। हमने तो उस वक्त भी KPK में PTI को मौलाना साहब थोड़े नाराज़ थे, मौलाना साहब नाराज़ हुए थे। आज उनके पास सीटें ज़्यादा हैं तो हम उनको वेलकम कहते हैं, आए वो हुकूमत करें और लोगों के मसाइल उनको हल करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वफाक जो अपना किरदार होगा, गवर्नर वफाक का होगा, IG होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, हम उनके साथ मिलकर काम करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून।
हुकूमत जिस तरीके से बनेगी और उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आगे चला जाता है, इसके ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र जो है वो पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वंस अगेन पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि इस वक्त बहुत पेचीदा एक कह लीजिए कि दुश्वार गुजार रास्ते के ऊपर चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद उसके ऊपर हम बात वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस की, और इस वक्त डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। आप वाइस चांसलर हैं पाइट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक सियासी तफरीक, सियासी अफरा तफरी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो कि इंतखाबात से पहले थी, क्या आप इलेक्शन होने के बाद अब मौजूदा जो सेटअप बनने जा रहा है इसके बाद उसमें कुछ कमी देख रहे हैं ताकि मुल्क, रियासत जो है वो आगे बढ़ सके? कुछ नज़र आ रहा है आपको इसमें? देखिए जी, आई डोंट नो आपका क्या मतलब है रियासत बढ़े। रियासत तो बढ़नी है, मतलब कुछ लोगों के लिए तो बढ़ेगी जो माशाल्लाह मिनिस्टर एमएनए बन गए हैं, जो उनके यार दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बढ़ेगी। बाकी लोगों का फिक्र क्या है? बाकी लोगों का क्या फिक्र है? बाकी लोगों का किस लिए फिक्र है? बाकी लोग तो बिल्कुल खुश हैं। उनको क्या मसला है? वो तो इलेक्ट करके भूल जाते हैं। अब अगले 5 साल के लिए वो भुगतेंगे, भुगत लें चुप करके, क्या हो सकता है? तो मेरा तो ख्याल नहीं कुछ इसके बियॉन्ड कुछ बंदा कह सकता है। हमारे लोगों को तरक्की चाहिए नहीं, हमारे लोगों को तरक्की चाहिए ही नहीं, ना हम तरक्की करना चाहते हैं। बस इसी तरह चलते जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात। जी बताइए। नहीं, लेकिन ये फिर लोग, आप कह रहे हैं, भूल जाएंगे। अभी 1 महीने पहले, इलेक्शन से पहले जो है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें हो रही थी और तनख्वाहों में दुगना इजाफा होने की बात हो रही थी। अवाम इस वक्त तारीखी इन्फ्लेशन से, अफरात ज़र से, महंगाई से जूझ रही है। अवाम इन चीज़ों को भूल जाएगी, इन सारे नारों को, इन सारे वादों को? बिल्कुल, अवाम पहले भी भूलती रही, कोई नई बात तो नहीं। अवाम को 75 साल से नारे लग रहे हैं, अवाम को क्या फर्क पड़ता है? और अवाम को 75 साल से ये कहा जा रहा है कि ये भी हो जाएगा, जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। होता क्या है? होता है इनके प्रोटोकॉल के काफिले बढ़ जाते हैं, इनके प्लॉट्स बढ़ जाते हैं, इनकी गाड़ियां बढ़ जाती हैं, इनके माशाल्लाह घर बढ़ जाते हैं, इनके सरकारी दौरे बढ़ जाते हैं। तो यही होता है। बाकी अवाम को क्या बोलता है? अवाम को झूठी एजुकेशन देते हैं, अब यूनिवर्सिटी बनाते हैं जिसको कोई जान नहीं, वो बेचारे डिग्री लेते हैं, उनको नौकरी कोई नहीं मिलती। तो अवाम में शऊर ही कोई नहीं। तो अवाम को फूल करना कोई बड़ी बात नहीं। अवाम को आप बताते हैं कि हमने सड़कें बना दी, अवाम का सड़कों से क्या ताल्लुक? लोग तो सड़कें चलाते हैं, अवाम क्या चलाती है? बस पे बैठ जाती है ना, बहुत से क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे समझ नहीं आती कि अवाम क्या सोचती है। ये कहते हैं हमने फ्लाईओवर बना दिया, अवाम वोट देती है। फ्लाईओवर का अवाम से क्या ताल्लुक है? फ्लाईओवर तो सिर्फ गाड़ियों वालों के लिए बनता है। तो ये जो टीवी पे आप लोग कहते हैं कि जी अवाम कुछ सोचती है, अवाम मेरे तो ख्याल में कुछ नहीं सोचती। अवाम बस यही सोचती कि यार हम गरीब लोग हैं, हमें कुछ मिल जाएगा, शायद कुछ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि IMF प्रोग्राम के अंदर हम हैं और आगे आने वाली हुकूमत को हर हाल में पहले मुज़ाकरात मेरे ख्याल से वो IMF से ही करना होंगे। IMF कहता है कि आप अपनी इकॉनमी को डिसिप्लिन करें, IMF कहता है कि आप अपना मुआशी क़िबला जो है उसको दुरुस्त करें, IMF कहता है कि जनाब जो है सबसे टैक्स वसूल किया जाए, सब्सिडी ख़त्म की जाए। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि क्या एक अल्टीमेट जो है वो कामयाबी हमारी IMF प्रोग्राम में ही है, या हमारे मसाइल का हल IMF ही है, या हमें मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है, या जो चीज़ें वो कहता है इस्लाहात वो हम क्यों नहीं करते? 70 साल से IMF हमें कुछ कह रहा है और हम करते भी कुछ हैं, कुछ नहीं भी करते। पर एक चीज वाज़ेह है, 75 साल से IMF प्रोग्राम यहाँ फेल कर रहे हैं। 75 साल से IMF प्रोग्राम से हमें मिला कुछ नहीं, हमारी बर्बादी वैसे को वैसे चल रही है। अब आगे चले तो IMF प्रोग्राम हमारी मजबूरी है, पूरी दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने तहिया कर लिया कि IMF के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता। तो IMF प्रोग्राम एक मजबूरी है, हमारा इलाज नहीं है। IMF प्रोग्राम को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को अच्छी तरह जानते नहीं। वो ऊपर से कहते हैं टैक्स बढ़ाओ। हमारा टैक्स बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स इतना टैक्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही।
हमें अपनी इस्लाहत करनी है। हमने तो बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, हमने अपनी इस्लाहत करनी है। वो इस्लाहत जो IMF नहीं मांगता। हमें फॉर एग्जाम्पल एक सिविल सर्विस रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म, एक रिफॉर्म जहाँ से सरकारी जमीन जो जिसके घर बनते हैं सड़कों के वो खत्म करे, जो इनके माशाल्लाह इतने ज्यादा खर्चे हैं वो खत्म करे, डिपार्टमेंट्स बंद करे। हमें ये इस्लाहत चाहिए। हमें इस्लाहत चाहिए कि बिजली का निजाम ऐसा हो जो ठीक चले, ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो मर्जी करे। हमें इस्लाहत चाहिए यूनिवर्सिटी चले, ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चले। हमें इस्लाहत चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ के लोग गेमें खेले, ये नहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स चाहिए। हमें इस्लाहत जो चाहिए वो हमें अपने लिए चाहिए, IMF के लिए चाहिए। मैं IMF में 30 साल था, मैं कई मुल्कों में गया, मैंने उन मुल्कों के लिए काम किया, पर मैंने उन्हें बताया हम आपकी बहुत थोड़ी सी सोल्यूशन है, हम आपकी दर्द खत्म कर सकते हैं, आपकी इलाज नहीं कर सकते। आपका इलाज खुद करना है, हम दर्द खत्म करने हैं, इलाज नहीं खत्म करने हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जनाब आप बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, लीगल रिफॉर्म्स की। आगे बढ़ते हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ होने चाहिए थे, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज होना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अभी भी जो चेहरे आए हैं उसमें जागीरदार तबका जो है वो उसमें मौजूद है। और जाहिर है कि ये सबसे बड़ी रुकावट जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से यहीं से होती है। तो हम फिर क्या खैर की तवक्का रखें सर? लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दोनों चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर ये इतना जरूरी अब नहीं है जितने आपके सरकारी घर खत्म होने चाहिए। आपकी आधी से ज्यादा शहरी जमीन सरकारी घरों में लगी हुई है, उसको देखा दाखी सब ये सरकार के पैसे से घर बना रहे हैं, उसको देखा दाखी सब गाड़ियां ले रहे हैं। हमें ये रिफॉर्म भी चाहिए, सरकारी खर्चे बचाएं। ये जो हमारे सरकारी हुक्मरान है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जज हो, वो एक खुदा बन चुका है। वो हमारे साथ ना रहता है ना हमारे साथ बात करता है। उसको ह्यूमन बनाए, उसको वापस लेके आए कि वो लोगों में, आपके नेबरहुड में रहे। वो ये नहीं अपने माशाल्लाह गेटेड एस्टेट्स में रहे, वो आके रहे आपके साथ, वो देखे आपकी तकलीफ क्या है। वो गेटेड एस्टेट में रहते हैं, मुफ्त बिजली, उनके पास लोड शेडिंग भी नहीं होती, उनको क्या पता आपके साथ क्या हो रहा है। सही। वो अपनी सरकारी गाड़ी में फिरते हैं वो, और काफले बना के, उनको क्या पता कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। ये चीजें खत्म करेंगे, इनको ह्यूमन बनाएंगे। जो इक़्तिदार की जंग है वो इसकी जंग है कि हमें सरकारी मराद मिले, हमें सरकारी चीजें मिले, ये खत्म करना पड़ेगा, फिर जाकर कोई बात। चले सर, ये तो फिस्कल साइड और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जब थोड़ा सा मॉनेटरी साइड के ऊपर आप आ जाएं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 22% शरह सूद और आपका डोमेस्टिक इकॉनमी तबाह होकर रह गई है। हुकूमत जो है वो कर्जे लेने के लिए पूरा का पूरा जो है डिपेंड कर रही है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। मॉनेटरी टाइटनिंग और वो भी इन्फ्लेशन कर्टेल करने के लिए कहा यह जाता है कि शरह सूद बढ़ाकर और महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। ये पॉलिसी किस हद तक आप कामयाब देखी है पिछले और अभी जो मुसलसल ये चल रहा है सिलसिला? बिल्कुल सही पॉलिसी और होनी चाहिए, बल्कि शरह सूद और ऊपर जाना चाहिए। ये इन्फ्लेशन से ऊपर होता है शरह सूद, इन्फ्लेशन से नीचे नहीं होता। तो शरह सूद अगर 23% इन्फ्लेशन है या 24-25 होना चाहिए। ये जो एक हमारे यहाँ रीत बन गई है, मतलब बहुत सारे पता नहीं कहाँ से सीनियर तज्जियाकार आपके पास आते हैं, इंटरेस्ट रेट लोअर कर दो। मुझे समझ नहीं आती क्यों, इसलिए लोअर कर दो कहते हैं क्योंकि हमने सेठों को और मराद दी। भाई ये जो सेठ है ये इंडस्ट्री क्या चला रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री? मैं तो कह के थक गया। आपकी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, मतलब एक खोखे लगे हुए हैं माशाल्लाह। इंडिया में टाटा 365 बिलियन है, आपकी 500 मिलियन 1 बिलियन की इंडस्ट्री को आप कह रहे हैं इनको और मराद दो। तो भाई ये बढ़ते क्यों नहीं है? 70 साल से इनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। गाड़ियां, मैं गंदी सी गाड़ी में फिरता हूँ, इनसे गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं होती। फर्टिलाइजर वो भी सब्सिडी पे चल रहा है, सीमेंट वो भी सब्सिडी पे चल रहा है, टेक्सटाइल वो भी सब्सिडी। भाई ब्रांड नेम्स कहाँ हैं, इंडस्ट्री कहाँ है, चलाएंगे ये कब, कैसे चलाएंगे? ये हमारा लोन लेते हैं तो वापस नहीं करते। 3 एपिसोड तो हो चुके हैं कि लोन उन्होंने वापस नहीं किए। फिर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि बाबू को रोकें। हमने हिसाब लगाया कि पाकिस्तान का नाम है परमिशनिस्तान, कि हर चीज पे परमिशन चाहिए होती है। फिर ये तंग करते हैं, आप कोई चीज लगा ले फिर इंस्पेक्टर्स आके तंग करके। हमें दुबई ने अभी 2000 रेगुलेशन खत्म किया। हमें कोई भी अगर ये नई हुकूमत है सारी रेगुलेशन खत्म कर कि जी कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है, आपने कुछ लगाना है लगाएं, कुछ बना के दिखाएं। इंडस्ट्री हमें 5 साल में 10 बिलियन से जाकर दिखाए, फिर बात करें। यानी इन ट्रू सेंस ईज ऑफ डूइंग की तरफ आए। पाकिस्तान में कारोबार, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी करने के लिए मवाफिक माहौल और कंड्यूसिव पॉलिसीज देना है, उसके ऊपर हमें आना चाहिए। डॉक्टर नदीमुल हक मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में इन ए ट्रू सेंस आना चाहिए और हुकूमत को खुद कारोबार से निकलकर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए, एक ऐसी कंड्यूसिव पॉलिसीज जो है वो देनी चाहिए। इस पे जी मैं कहूंगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप भूल जाए, वो एक वर्ल्ड बैंक का लेवल है। हमें चाहिए मार्केट और डीरेगुलेशन। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत आगे। हमारे यहाँ तो बिजनेस हम नापसंद करते हैं। हम बिजनेस तभी करते हैं जब हमारे पास कोई सब्सिडी है तो गवर्नमेंट की हो, वरना हम बिजनेस करते ही नहीं है। और हम बिजनेस जो है वो ऐसा करते नहीं है क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली ब्यूरोक्रेट हर जगह से एनओसी परमिशन का निजाम बना हुआ है, जिसको हम लाइसेंस राज कहते हैं। लाइसेंस राज बना हुआ, मेरा ख्याल ये टर्म यूज करें, लाइसेंस राज बना हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग, हुकूमत कहती है या ब्यूरोक्रेट कहते हैं हमने प्राइसेस फिक्स करनी है, वीट की प्राइस हमने फिक्स करनी है, चीनी की प्राइस हमने फिक्स करनी है। तो इस माहौल में तो कोई काम नहीं हो सकता। नंबर 3, टैक्स वाला जरा पैसे बनाए, टैक्स वाला पीछे पड़ जाता है। टैक्स का निजाम क्या है, कोई डीम दिन का मैं तो पता नहीं, हर साल कोई स्टूपिड टैक्स लेके आते हैं, गंदा सा टैक्स लेके आते हैं। उसमें बंदा क्या काम करे, कौन काम कर सकता है इस माहौल में? ओके, अब बात यह है कि सर जिस तरीके से हम अपने टैक्स के निज़ाम को देखते हैं, जाहिर है कि उसमें जो हमारी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो टोटली मेरे ख्याल से 67% जो है वो बेस कर रही है आपके विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, और 37% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो उसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ टैक्स को कम करें और कम करें। जिस सरकार जो है इतनी बड़ी, इसका हम क्या करें? तो 50 तो आपके पास मिनिस्ट्री है फेडरेशन में, प्रोविंसेस में 1500 मिनिस्ट्री हैं, और फिर आपके सरकारी मुलाजिम को 3 से 4 मिलियन तो सरकारी मुलाजिम है। तो भाई इसके लिए आप कभी टैक्स पूरा कर ही नहीं सकते। ये काम में आप कभी टैक्स पूरा नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल पहले टीवी वाले टैक्स करना बंद कर दें। आप लोग ये पूछें कि हुकूमत इतनी बड़ी क्यों है, सही इतने दफातर क्यों है, मुझे बताइए। मैं अभी निकल रहा हूँ पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के सामने से, ये क्या करती है? इतना बड़ा दफ्तर है, करती क्या है? तो पूछे, आपको पता है प्रॉपर्टी वाला है, वो क्या करते हैं? आप लोग मुझे बताइए, ये इतने दफ्तर करते क्या है और इतने सरकारी मुलाजिम क्या करते हैं? हर दफ्तर आप जाएं, आप इस तरह करें कि टीवी कैमरा लेके जाएं दफ्तरों में और देखें कितने चपरासी बैठे उधर कुछ नहीं कर रहे और कितने लोग कुछ नहीं कर रहे। तो हम क्या टैक्स दें लोगों के लिए, फिर इनके सरकारी घरों के लिए, इनकी गाड़ियों के लिए? मुझे समझ नहीं आती कि टैक्स की जो बात करते हैं, हम ये बात करें कि भाई हम करते क्या है, हम टैक्स दे रहे हैं, ये भी तो पूछे ना, क्यों दे रहे हैं हम? ठीक है सर, लास्ट में आ जाते हैं, जरा एसओईज की तरफ आ जाते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये कितना भारी भरकम बोझ जो हम लिए घूम रहे हैं, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये मखलूत हुकूमत और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं ये सख्त फैसले नहीं लेते, और ये तमाम इदारे पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से ही तबाह हुए हैं। इनको प्राइवेटाइज भी नहीं करने देते, और फिर और चीज़ों के भी मसाले, इनका क्या किया जाना चाहिए सर? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ना, प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकते जब तक लॉस मेकिंग, जब तक आप उनको वो नहीं करेंगे, इनके सरकारी मुलाजमों को नहीं निकालेंगे। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का मसला नहीं है, सरकारी मुलाजिम का मसला है। क्या आपने सरकारी मुलाजिम इतने भर्ती करनी है, हर पॉलिटिकल पार्टी इतने सरकारी मुलाजिम भर्ती करती है कि वो फिर सरकारी मुलाजिम सांप की तरह बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हमारी नौकरी जो कभी नहीं खत्म हो सकती, हमें पेंशन भी चाहिए, हमें और चीजें भी चाहिए। तो ये सरकारी मुलाजमत की बात है। आपकी पेंशन का निजाम भी सरकारी मुलाजमत का बात है। आपने सरकारी मुलाजमत की बात अगर नहीं करनी तो फिर तो मुझे नहीं समझ आती कैसे काम ठीक होगा। हमें सरकारी मुलाजमत की बात करनी है कि जो थोड़े बहुत पॉलिटिकल वो हैं मास्टर्स, वो जो लगा देते हैं अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, क्या उनका इस मुल्क पे पूरा क्लेम है? क्या वो जो मर्जी करें, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है? उनकी पेंशन भी आपने देनी है, उनकी पुश्तों को पेंशन देनी है। ये निज़ाम आपका नहीं चल सकता। मैं सर, बड़ी सिंपल बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। और ये वो सारी चीज़ें हैं ये जो पाकिस्तान में इस वक्त गौर से देखा जा रहा है, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं। लेकिन
इंतहाई अफसोस की बात है ये सियासी हुकूमतें जो हैं इसके ऊपर काम नहीं करती, सोचती तक नहीं है, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल जो हैं वो मफादात होते हैं और सियासी मफादात के साथ साथ जो मजबूरियां होती हैं वो यकीनी तौर से यहाँ पर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। हमारे जो हार्ड कोर इकनॉमिक डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और यही वजह है कि इन 75 सालों में हमारी तारीख जो है वो सिर्फ फंड्स या दीगर इदारों से या हुकूमतों से कर्जे लेकर जो है हम यहाँ तक पहुँचे और तबाह बर्बाद कर दी अपनी मईशत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।